प्रिय भाई बहनों, हम आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। तो जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के सजीव, जिसके अंतर्गत पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं, इन जीवधारियों को एक निश्चित क्रम से उनके स्वरूप, उनके क्रियाकलाप, उनके भोजन, उनके रहन सहन, उनके प्रजनन आदि गुणों के आधार पर जीवधारियों को वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि पृथ्वी पर जब जीव जातियों की संख्या में वृद्धि होती गई, नए नए जीवधारियों की खोज होती रही, तो जीवधारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में या जीवधारियों के अध्ययन करने में हमें कठिनाई महसूस होने लगी, क्योंकि जीवधारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। क्योंकि नए नए जीवधारियों की खोज होने के कारण जीवधारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो जीवधारियों के बारे में हम अध्ययन कैसे करें या पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन कैसे करें, उसके लिए वर्गीकरण की व्यवस्था बनाई गई। अब वर्गीकरण क्या है? किसी जीवधारियों को या पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों को उनके स्वरूप, आवास, भोजन, प्रजनन आदि गुणों के आधार पर एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित करना, कहलाता है वर्गीकरण, या उसी को हम वर्गीकी कहते हैं। तो वर्गीकी जीवधारियों का एक सिस्टमेटिक पोजीशन होता है, एक क्रमबद्ध स्थान होता है और उन्हीं स्थानों पर संबंधित जीव व्यवस्थित होते हैं या उनको क्रम से व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे पृथ्वी पर जो भी सजीव हैं उनको पौधे या जंतु के रूप में कह सकते हैं। तो पौधों के जो भी लक्षण होते हैं वो लगभग सभी पौधों से मिलते जुलते हुए होते हैं, और जो जंतुओं के समस्त लक्षण होते हैं वो जंतुओं से मिलते जुलते होते हैं। अब पौधे के जो लक्षण हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर जितने भी पौधे पाए गए उनको सबको एक कैटेगरी में रखा गया, और इसी प्रकार से जंतुओं के जो भी लक्षण होते हैं उनके आधार पर जंतुओं को एक कैटेगरी में रखा गया। तो सबसे पहले जीवधारियों के वर्गीकरण में सबसे पहले प्लांट और एनिमल अर्थात जंतु को और पौधों को अलग किया गया। अब जंतु को पौधों को किस आधार पर अलग किया गया? उनकी वायु संरचना के आधार पर, उनके आंतरिक संरचना के आधार पर, उनमें होने वाले क्रियाकलापों के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पौधों के बारे में, पौधे और इधर जंतु के बारे में। ठीक है, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होते हैं, तो इसीलिए इनके लिए दो कैटेगरी, मतलब पृथ्वी पर जितने भी सजीव थे, चाहे वो पौधे थे चाहे वो जंतु थे, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। अब उन अलग अलग कैटेगरी के बारे में हम समझते हैं। जैसे पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा,
जो जंतु होते हैं ये अपने भोजन के लिए इन्हीं पौधों पर आश्रित रहते हैं। अब पौधों पर आश्रित हैं तो इन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब यहीं पर एक बात समझनी है कि जितने भी पौधे होंगे वो सब के सब स्वपोषी होंगे। वो स्वपोषी होंगे अर्थात ऐसे जीवधारी जिनमें पर्णहरिण पाया जाएगा, पर्णहरिण क्लोरोफिल पाया जाएगा, वो सभी के सभी स्वपोषी होंगे और उनको पौधों के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो जितने भी पौधे होंगे और उनमें यदि पर्णहरिण पाया जा रहा है तो वो स्वपोषी होंगे। इस प्रकार जो जंतु होते हैं इनमें पर्णहरिण का अभाव होता है, इस कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो सबके सब विषमपोषी होते हैं। अगला, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बना लेते हैं और जंतु ये क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, जंतु ये क्रिया नहीं करते हैं। तो जिनमें प्रकाश संश्लेषण होगा वो सब के सब पौधों के अंतर्गत आ जाएंगे और जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा वो सब जंतु के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें एक अपवाद हो सकता है कि फंजाई कवक को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसमें पर्णहरिण नहीं होता। ठीक है, अगला, इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। रात में पौधे जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है तो पौधे श्वसन करते हैं और इनमें श्वसन हमेशा होता है। 24 घंटे में श्वसन की क्रिया करते हैं जिसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ये इनका अगला लक्षण हो गया। ऐसे ही जो पौधे होते हैं ये इनमें जीवन भर वृद्धि और विकास होता है। इनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाएगी, वृद्धि होगी और जब वृद्धि होती रहेगी उसी के साथ साथ विकास की प्रक्रिया भी चलती रहेगी, अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों प्रक्रियाएं जीवन पर्यंत चलती हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं इसमें एक निश्चित समय तक तो वृद्धि होती है और फिर विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट की, और फिर एक ऐसा समय आ जाएगा जिसमें ये दोनों प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। तो ये इसमें अंतर हो गया। तो जिनमें वृद्धि विकास जीवन पर्यंत हो रहा है उनको पौधों के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, मूलतः पौधे अचल होते हैं, मतलब ये गति नहीं करते। गति और गमन, यहाँ पे दो शब्द आते हैं, गति और गमन। लेकिन जो पौधे होते हैं ये गति तो करते हैं लेकिन गमन नहीं करते हैं, अर्थात ये अपने ही स्थान पर स्थित होकर के अपने शरीर के अंगों का अर्थात शाखाओं को, डालियों को, पत्तियों को हिला डुला लेते हैं, लेकिन ये किसी ना किसी निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं ये चलायमान होते हैं, इनमें गति और गमन दोनों होता है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा भी सकते हैं और स्थिर रह करके अपने शरीर के अंगों को हिला डुला लेते हैं। इसी प्रकार से अन्य कई लक्षण इन दोनों जीवधारियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे यही इतना है कि जो भी पौधे होंगे, जितने भी पौधे होंगे वो एक निश्चित गुणों के आधार पर एक कैटेगरी में व्यवस्थित होंगे और जितने भी जंतु होंगे वो अलग कैटेगरी के आधार पर अलग व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार यहाँ पर पौधों का वर्गीकरण किया जाएगा और जंतुओं का वर्गीकरण किया जाएगा उनके लक्षणों के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, उनकी क्रियाविधि के आधार पर। अब वर्गीकरण में कई पद्धतियां आई, जैसे द्विनाम पद्धति, तीन नाम पद्धति, 4 नाम पद्धति और 5 नाम पद्धति। इसके बाद 6 नाम पद्धति भी आई,
सॉरी 6 जगत पद्धति आएगी, ठीक है। 2 जगत पद्धति, 3 जगत पद्धति, 4 जगत पद्धति, 5 जगत पद्धति, 6 जगत पद्धति और डोमेन पद्धति है, ठीक है। तो जैसे जो इसमें मूलतः पढ़ना है आप लोगों को 5 जगत पद्धति के बारे में पढ़ना है, 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पाठ पढ़ना है। 5 जगत पद्धति के बारे में आपको पढ़ना है।